Hello students, welcome to my YouTube channel that is Magical Nursing Education। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस। पिछली क्लास में हमने बेसिक रिसर्च टर्म्स पूरी कर ली थी। आज हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जिसमें हम डाटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में जो है वो कलेक्ट करते हैं और उसको हम एनालाइज करते हैं डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। मैंने सेम लिखा हुआ है, इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस इन विच द डाटा इज कलेक्टेड इन द न्यूमेरिकल फॉर्म एंड एनालाइज्ड बाय यूजिंग द डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जिसको भी क्वांटिटेटिव रिसर्च समझना है वो मेरी पहली वाली क्लासेस में जाके समझ सकता है, वहां पे मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाया है। नेक्स्ट आता है कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है इसमें जो रिसर्चर होता है वो व्यू करता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स। मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है और एक वेरिएबल्स को चेंज करने पे दूसरे वेरिएबल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडी में चेक करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया है, स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर। यहाँ पे स्मोकिंग भी एक वेरिएबल है और लंग कैंसर भी एक वेरिएबल है। तो जो स्मोकिंग है वो आपका है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और जो लंग कैंसर है डेट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने आपको पहले भी ये बहुत बार समझाया है, जो स्मोकिंग है वो रिसर्चर के हैंड में है। अगर रिसर्चर स्मोकिंग की क्वांटिटी को बढ़ाएगा तो लंग कैंसर के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, अगर स्मोकिंग जो है उसकी क्वांटिटी को कम करेंगे तो लंग कैंसर के चांसेस भी कम होंगे। तो जो क्वांटिटेटिव स्टडी है वो क्या देखता है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देखता है वेरिएबल्स के बीच में। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे स्मोकिंग का जो इफेक्ट है वो हम किस पे देख रहे हैं, लंग कैंसर पे देख रहे हैं। तो नेक्स्ट आ जाओ इसकी प्रोसेस पे हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इसकी जो प्रोसेस होती है वो सेम जो आपको साइंटिफिक मेथड मैंने बताया था वैसा ही सेम आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। तो इसके जो है वो 14 या 15 स्टेप्स हैं इस क्वांटिटेटिव के। तो फर्स्ट हम सबसे पहले है फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। मैंने आपको पहले भी फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम मैंने आपको समझाया था जब हमने रिसर्च प्रॉब्लम पढ़ी थी, ठीक है। तो फॉर्मुलेशन सबसे पहले हम अपने रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे और रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कैसे करते हैं वो प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अभी भी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ कि पहले आप एक टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक के बारे में आप पूरा रिव्यू करोगे, रिव्यू करने के बाद आप उस स्मॉल टॉपिक को ब्रॉड टॉपिक में चेंज कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट कर दोगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन होगी, उसके बाद आप क्या क्या करोगे, डिटरमाइनिंग द स्टडी ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का क्या बना दोगे, ऑब्जेक्टिव बना दोगे कि आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्या चीज करनी है। फिर ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हो। रिव्यू ऑफ लिटरेचर मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप डायबिटीज मेलाइटिस पे स्टडी कर रहे हो तो आपने जो डायबिटीज पे जितनी भी स्टडी हुई है उनको आपने रिव्यू करना है, चाहे वो मैगजीन्स के थ्रू करोगे, चाहे न्यूज़पेपर के थ्रू, चाहे आर्टिकल्स के थ्रू। फिर डेवलप कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हो तो रिव्यू से आपको पता लग जाता है कि आपकी जो स्टडी है वो नर्सिंग में किस थ्योरी के ऊपर जो है वो डिपेंड है। अब जैसे नर्सिंग में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे ओरम्स थ्योरी है, नाइटिंगेल थ्योरी है, ठीक है, पेपलोस थ्योरी है, देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ द थ्योरीज। तो आपने ये देखना है कि जो मेरी जो रिसर्च है, जो मेरी जो प्रॉब्लम है, जो मेरी स्टडी है वो किस थ्योरी के साथ जो है वो लिंक कर रही है। तो उस थ्योरी के बेस पे जैसे जैसी वो थ्योरी बनाई है उसके बेस पे आपने अपने जो रिसर्च स्टडी है उसका आपने क्या बनाना है, एक फ्रेमवर्क बनाना है। नेक्स्ट इज योर फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस एंड अजम्पशन। या तो आप अपनी स्टडी में हाइपोथेसिस बनाओगे या तो आप अपने स्टडी में जो है वो अजम्पशंस को बनाओगे। नेक्स्ट इज यूर सिलेक्टिंग द रिसर्च डिजाइन। जब आपका हाइपोथेसिस एंड अजम्पशन होगा उसके बाद आपने डिजाइन सेलेक्ट करना है कि आपकी स्टडी का डिजाइन जो है वो एक्सपेरिमेंटल है कि प्री एक्सपेरिमेंटल है कि क्वाजी एक्सपेरिमेंटल है कि डिस्क्रिप्टिव डिजाइन है, वो डिपेंड करेगा आपकी स्टडी पे। उसके बाद आपने पॉपुलेशन देखनी है कि कितनी पॉपुलेशन आपको चाहिए। पॉपुलेशन के बाद आपने टूल देखना है फॉर द डाटा कलेक्शन, कि जब आप डाटा कलेक्शन के लिए जाओगे तो आपके पास एमसीक्यूज क्वेश्चन होने चाहिए, कि आपके पास चेकलिस्ट होनी चाहिए, कि आप इंटरव्यू लोगे, कि आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करोगे, वो आपने देखना है। उसके बाद आप बनाओगे एस्टेब्लिश द इथिकल कंसिडरेशन। इस इथिकल कंसिडरेशन का मतलब होता है कि मानो आपने किसी कॉलेज में स्टडी करनी है तो आपने प्रिंसिपल के साइन लेने हैं, अगर आपने किसी एरिया में करना है तो आपने सरपंच के साइन लेने हैं, ठीक है। तो मतलब आपके पास कंसेंट होना चाहिए, दैट इज योर इथिकल कंसिडरेशन।
उसके बाद आता है कलेक्टिंग द पायलट स्टडी। मैंने आपको पायलट स्टडी समझाई थी कि मेन डाटा कलेक्शन से पहले हम क्या करते हैं, पायलट स्टडी करते हैं। स्मॉल स्केल स्टडी होती है और 10th पीपल पे हम करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अपने टूल की रिलायबिलिटी को चेक करते हैं और ये देखते हैं कि हमारा जो टूल है वो परफेक्ट है मेन स्टडी के लिए कि नहीं है। उसके बाद आप अपने सैंपल को सिलेक्ट करोगे। सैंपल को सिलेक्ट करने के बाद आपने डाटा कलेक्शन कर दिया, मेन डाटा कलेक्शन। उसके बाद आपने एनालिसिस की प्लानिंग की, सारी डाटा को आप कैसे एनालाइज करोगे। एनालाइज के बाद आपने डाटा को इंटरप्रिटेशन किया, ठीक है, इस पूरी फाइंडिंग्स निकाल दी और जो भी आपका रिजल्ट निकलेगा वो आपने क्या कर दिया, कम्युनिकेट कर दिया। तो डेट इज योर क्वांटिटेटिव नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, तो फर्स्ट वही है फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम कि इट इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस टू डिस्कवर द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को डिस्कवर करना फर्स्ट स्टेप है। गुड अगर प्रॉब्लम होगी, गुड रिसर्च के लिए हमें गुड प्रॉब्लम की जो होती है वो जरूरत होती है। और प्रॉब्लम आपने वही सिलेक्ट करनी है जो आपके नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हो, जो करंट टॉपिक पे बेस्ड हो और जिससे आपके प्रोफेशन को और आपको जो है वो बेनिफिट हो। सेकेंड, आपने स्टडी ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। तो researcher must have the list of the objective for the study which provide the guidelines for the researcher as to what exactly must be done during the course of the study। अब आपने क्या करना है, जो आपकी प्रॉब्लम बना दी उसके बेस पे आपने ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, अपने गोल्स बनाने हैं। तो एक एक गोल जो आप बनाओगे, मानो आपने 3 गोल बनाए, 4 गोल बनाए स्टेप बाय स्टेप, तो वो आपको क्या देगा, एक गाइडलाइंस देगा कि आपने रिसर्च स्टडी को जो है वो कैसे पूरा करना है। तो पहले आपने एक गोल कंप्लीट करना है, फिर आपने दूसरा गोल कंप्लीट करना है, फिर आपने तीसरा गोल कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज यूर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर मैंने आपको पहले बता दिया कि जिस भी आप स्टडी पे करोगे, जिस भी टॉपिक पे स्टडी करोगे उसके बारे में आपने रिव्यू करना है। तो इट इज अ समरी ऑफ द प्रीवियस नॉलेज। रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिक्वायर्ड अ फाउंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू प्लान एंड कंडक्ट द गुड रिसर्च। क्योंकि जो हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको ये इंक्रीज करता है, एक फाउंडेशन है, एक जड़ है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जो हमें हेल्प करता है किस लिए करने के लिए, एक रिसर्च को प्लान करने के लिए और रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। क्योंकि पिछली स्टडी से आपको ये पता लगता है कि पहले वाली स्टडीज में क्या बायसनेस है जो आपने अपनी स्टडी में क्या करने हैं, पूरे करने हैं। नेक्स्ट इज यूर डेवलपिंग द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब द बेसिक एम ऑफ द रिसर्च इज टू डेवलप अ टेस्ट अ थ्योरी। द नर्सिंग इज कंसिडर्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट वेयर देर इज अ ग्रेट नीड ऑफ द डेवलपिंग द न्यू थ्योरीज एंड टेस्टिंग द थ्योरीज to expand the body of the professional knowledge. So most of the nursing researcher plan to develop the conceptual framework on the basis of the existing theory. अब जो नर्सिंग रिसर्च जो है हमारा मेन एम हमारे रिसर्च का ये होता है कि हमने थ्योरीज को क्या करना है, टेस्ट करना है, न्यू न्यू थ्योरीज को हमने जनरेट करना है। तो नर्सिंग जो होती है वो एक बहुत सारा ओल्डेस्ट आर्ट है, वो पुराना आर्ट है जिसमें जो बहुत ज़्यादा नीड होती है, वेयर देयर इज़ अ ग्रेट नीड, जहाँ पे ज़रूरी होती है न्यू न्यू थ्योरीज की डेवलपमेंट करने के लिए और थ्योरीज को टेस्ट करने के लिए, ताकि हम अपने जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसको हम क्या करें, एक्सपांड कर सकें। तो जो नर्सिंग के रिसर्चर हैं, ठीक है, वो एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग थ्योरी। जितने भी साइंटिस्ट ने जो जो थ्योरीज बनाई हैं उनको आप पढ़ोगे और उनको अपनी स्टडी के साथ रिलेट करोगे और एक फ्रेमवर्क बना दोगे कि आपकी स्टडी में जो थ्योरी है वो किस तरीके से जो है वो मैच हो रही है, वो हमें इसमें बताना पड़ता है। उसके बाद आता है हमारे पास फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस एंड अजम्पशन। अब हाइपोथेसिस भी एक अज्यूम स्टेटमेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारे कितने भी रिसर्च क्वेश्चन है उसके आंसर को बताता है, बट वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। कि मानो अब आपने ये एक स्टडी की हुई है कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को सीपीआर पे नॉलेज जो है वो एवरेज है, बट जब आपने पूरी स्टडी की उसका रिजल्ट निकाला तो उनका जो नॉलेज है वो पुअर निकला। तो मतलब आपकी जो हाइपोथेसिस है वो फॉल्स होगी। तो आप लिखोगे माई हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, क्योंकि जो मेरी हाइपोथेसिस, मैंने अपनी लॉजिकल स्टेटमेंट में ये सोचा था बट रिजल्ट जो है वो ऑपोजिट आया। क्योंकि हाइपोथेसिस को आपको प्रूफ करने की जरूरत है बट नीड टू द प्रूफ। बट अजम्पशंस एक बिलीफ है। बिलीफ मतलब मानो गॉड इज एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, दैट इज योर बिलीफ। इसको आप जो है वो प्रूफ नहीं कर सकते, ये आपका अपना लॉजिक है और आपकी तरफ से ये ट्रू है, ठीक है, चाहे वो ट्रू भी नहीं है बट आपकी लॉजिक की तरफ से वो क्या है, ट्रू है, क्योंकि आपका एक बिलीफ है। ठीक है, तो इसको आप दे हैव नॉट नीड टू बी द प्रूवन। द assumption आर द बिलीफ ऑफ द पीपल एट द लार्ज दैट आर हेल्ड टू बी द ट्रू। जिसको अगर बिलीफ है तो वो उसको ट्रू ही मानेगा बट उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मानो आपने सेम वही लिखा है कि सीपीआर पे नॉलेज बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को एवरेज है, ठीक है, बट नॉलेज पुअर निकला, बट आपने उसको प्रूफ नहीं करना है कि मेरी अजम्पशंस जो है वो रिजेक्टेड है कि एक्सेप्टेड है। नहीं, वो आपकी एक लॉजिकल स्टेटमेंट है, आपका अपना बिलीफ है, तो वो आप अपने तक ही रखोगे। ये जो है वो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास सिलेक्टिंग द रिसर्च डिजाइन।
फिर आपने अपना एक डिजाइन सेलेक्ट करना है, सिस्टमेटिक प्लान टू ऑब्टेन द आंसर टू द क्वेश्चन, इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द स्टडी। जो रिसर्च डिजाइन है वो सबसे ज्यादा ब्लूप्रिंट, मेन जो काम है आपके रिसर्च का वो ये है रिसर्च डिजाइन, क्योंकि रिसर्च डिजाइन हमारे हेल्प करता है रिसर्चर को कि हमने व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ द स्टडी विल बी कंडक्टेड, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, वो सारा हमें डिजाइन बताता है। क्योंकि डिजाइन में आप अपने सैंपल को सिलेक्ट करोगे, अपनी सैंपल टेक्निक को सिलेक्ट करोगे, अपना एरिया सिलेक्ट करोगे, अपनी पॉपुलेशन सिलेक्ट करोगे, ठीक है, वो सारा सिलेक्ट करते हैं हम डिजाइन में। तो डिजाइन इज योर ब्लूप्रिंट ऑफ योर स्टडी, जो हमें सारा कुछ जो है वो बताता है कि हमने कब कैसे जो है वो स्टडी को करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास स्पेसिफाई द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो होता है इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस हमारी प्रोसेस का, क्योंकि अगर आपकी पॉपुलेशन ही स्पेसिफाई नहीं होगी तो आप स्टडी जो है वो किसी पे भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो है वो मस्ट होनी चाहिए और पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए आपकी स्टडी से रिलेटेड। उसके बाद आता है आपके पास डेवलपिंग द टूल फॉर द डाटा कलेक्शन। अब आपने टूल डेवलप करना है, इंपॉर्टेंट स्टेप है ये भी, क्योंकि जब भी आप डिजाइन को प्लान करोगे, जब भी आप डिजाइन बनाते हो तो सबसे पहले आप टूल को प्लान करते हो, टूल को डिजाइन करते हो, ठीक है। तो आपने डिजाइन करना है कि आपको किस टाइप का टूल जो है वो चाहिए, क्योंकि डिज़ाइन टू टूल डिपेंड अपॉन द सेम। जो आप टूल को डिज़ाइन करोगे, जैसे आपने एमसीक्यूज क्वेश्चन बनाने हैं या अपनी चेकलिस्ट बनानी है, रेटिंग स्केल बनाना है, कुछ भी आपने बनाना है, तो वो जो टूल है, वो जो क्वेश्चनर है, वो डिपेंड करते हैं फॉलोइंग फैक्टर्स पे। एक तो आपकी रिसर्च डिज़ाइन कौन सा है, आपके वेरिएबल्स कितने हैं, एक्सपर्ट आपके क्या बोल रहे हैं, टाइम कितना है आपके पास, और आपके पास क्या सोर्सेज हैं आपकी स्टडी को करने के, ठीक है, आपके पास मनी कितना है। तो उसके बेस पे जो है वो आप टूल को बनाते हो, ठीक है। वो जो आप टूल बनाओगे वो रिलायबल भी होने चाहिए और वैलिड भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास है डाटा कलेक्शन के लिए टूल जो है वो मस्ट है कि आपने किस तरीके से क्वेश्चनर बनाने हैं। उसके बाद आपने इथिकल कंसिडरेशन, मैंने आपको बता दिया कि कोई भी डाटा कलेक्शन करने से पहले, कोई भी स्टडी करने से पहले जो है वो आपने जो है वो, क्योंकि स्टडीज जो है वो ह्यूमन बींग्स पे कंडक्टेड होती है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है टू एस्टेब्लिश द इथिकल कंसिडरेशन। तो आप क्या करोगे, इन्फॉर्म कंसेंट लोगे, किसी भी जिसके ऊपर स्टडी कर रहे हो उससे भी लोगे, ठीक है। और जो भी डाटा कलेक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आपने पहले पूरा अवॉइड करना है। अवॉइड हम ऐसे करेंगे कि आपने परमिशन लेनी है उस अथॉरिटी से जहां पे आप स्टडी को कंडक्ट कर रहे हैं, तो डाटा कलेक्शन के टाइम पे आपको कोई भी जो है वो बायसनेस नहीं आएगी। उसके बाद जो भी आप इंफॉर्मेशन अपने सैंपल से लोगे उसको आपने क्या रखना है, कॉन्फिडेंशियलिटी में रखना है, अपने तक ही रखना है, किसी के साथ आपने शेयर नहीं करना है। ये हो गया आपके पास इथिकल कंसिडरेशन। जब आपने पूरे कंसेंट ले लिए, सब कुछ ले लिया, परमिशन ले ली, फिर आपने क्या करना है, पायलट स्टडी करनी है। पायलट स्टडी मैंने आपको बता दिया स्मॉल स्केल स्टडी है, ठीक है, और ये एक्चुअल स्टडी का पार्ट नहीं है, क्योंकि हम इसको एक्चुअल स्टडी से पहले ही करते हैं, ठीक है। अपनी अपनी स्टडी का, अपने टूल की रिलायबिलिटी और फिजिबिलिटी को देखने के लिए करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सैंपल सिलेक्शन। तो आप क्या करोगे, रिसर्चर जो है वो अपने सैंपल को सिलेक्ट करेगा, चाहे वो प्रोबेबिलिटी की टेक्निक से करेगा, चाहे वो नॉन प्रोबेबिलिटी से करेगा। तो प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि वो इक्वल चांस सबको देगा पार्टिसिपेशन के लिए, और जो नॉन प्रोबेबिलिटी है उसमें वो किसी को भी इक्वल चांस जो है वो नहीं देता है। जैसे मानो अपने बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको 60 स्टूडेंट चाहिए, वहां पे आपके पास टोटल जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वो 80 है, तो आपने क्या करना है, 80 के 80 स्टूडेंट का जो है वो नाम एक चिट पे रख लिखना है सभी पे, और उन चिट्टों को जो आपने बाउल्स में डाल देना है, स्लिप्स को। तो जो आपके पास फर्स्ट 60 स्लिप निकल जाएगी, डेट इज योर सैंपल। बट पार्टिसिपेट तो आपने सबको कराया, नाम तो आपने सबके लिखे थे, 80 के 80 बच्चों के नाम लिखे थे, पर जो पहले 60 निकल गए वो आपका सैंपल आ गया। तो डेट इज योर प्रोबेबिलिटी, जिसमें आप सभी को चांस देते हो कि आप मेरी सैम्पलिंग प्रोसेस में आ सकते हो। बट नॉन प्रोबेबिलिटी में हम किसी को भी चांस नहीं देते। आप मानो फर्स्ट ईयर में गए, वहां पे मानो 50 बच्चे बैठे होंगे, बाकी बच्चे बाहर हैं, तो आपको जो जो मिल गया वो आपने जो है वो सैंपल ले लिया, डेट इज द नॉन प्रोबेबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट इज योर डाटा कलेक्शन। तो आप मोस्ट कंज्यूमिंग स्टेप है ये आपके प्रोसेस का, क्योंकि डाटा कलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। इसमें आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरव्यू, मतलब टेलीफोनिकली अगर आपने इंटरव्यू लेनी है आप वो भी ले सकते हो, डायरेक्ट आपने क्वेश्चनर जाके लेने हैं आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। और इसमें हम जो भी हमारी स्टडी के अंदर जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप गैदर करते हो सारी, ठीक है। और जो भी आपने डाटा कलेक्ट करना है वो आपने पहले केयरफुली प्लान करना है, उसके बाद ही आपने जो है वो इम्प्लीमेंट करना है कि मैंने कैसे कैसे जाके, मैंने कैसे कैसे एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है वो बच्चों को देने हैं। उसके बाद आता है आपके पास प्रिपेयरिंग द डाटा फॉर द एनालिसिस। अब जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया क्वेश्चनर्स देके, उसको आपने केयरफुल से चेक करना है टूल को, और आपने हर टूल को क्या कर देना है, कोडिंग देनी है,
मानो अगर उसका क्वेश्चन ठीक है तो आपने 1 नंबर दे देना, अगर उसका क्वेश्चन गलत है तो आपने 0 नंबर दे देना। मतलब हर एक चीज़ को आपने कोड करना है, क्योंकि लास्ट में हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। उसके बाद आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। जब भी आप डाटा को पूरा कोडिंग दे दोगे, उसके बाद आपने उनको एनालाइज करना है, समराइज करना है सबको, ठीक है। मीन मोड मीडियन के हिसाब से आपने समराइजेशन कर देना, और आपने क्या करना है, इंटरप्रिटेशन आपने डाटा की कर देनी है। तो डाटा की एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बताया था बाय यूजिंग द डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव में हम समराइजेशन करते हैं, चाहे वो टेबल्स की फॉर्म में करोगे, चाहे आप ग्राफ की फॉर्म में करोगे, और डिस्क्रिप्टिव में हम मीन मोड मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज भी करते हैं, और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, फाइंडिंग्स को हम निकालते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस जो है, जो एक्सेप्टेड है कि रिजेक्टेड है। उसके बाद आता है आपके पास डिसेमिनेटिंग द रिसर्च स्टडी। जो भी आपका एंड में रिजल्ट निकलेगा, वो आपने रिजल्ट जो है वो कम्युनिकेट कर देना, चाहे आपने उसकी थीसिस लिख दी, चाहे आपने उसका कोई आर्टिकल बना दिया, ठीक है। और जो कम्युनिकेट करोगे, जो भी आप चीज़ बनाओगे, वो आप एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में बनाओगे, ठीक है। चाहे वो नेशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग करोगे, चाहे आप इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग करोगे, चाहे आप अपने इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग करोगे, बट सबका अपना एक फॉर्मेट साइज होता है, अपना एक फॉर्मेट होता है, उसके हिसाब से आप जो है वो अपनी जो भी थीसिस है उसको आप कम्युनिकेट करोगे। तो ये सारा जो था हमारे पास वो था क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। तो इसके इतने स्टेप्स हैं, तो ये आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, समझने ही पड़ेंगे। जब आप थीसिस बनाओगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि आपने स्टेप बाय स्टेप आप ये सारी प्रोसेस जो है वो आप अपनी स्टडी में जो है वो करते हो। तो आज की प्रॉब्लम, आपकी आज की क्लास में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करोगे, ताकि मैं आपको जो है वो आपकी क्वेरीज जो भी है वो मैं आपकी पूरी करूं। बाकी आज की क्लास ख़त्म करने से पहले मैं दोबारा से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को दबाओ, और जल्दी से जल्दी शेयर्स करो, ताकि मैं आपको नए नए टॉपिक्स जो है वो इजी वे में ला सकूँ, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो कर लेना, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।